राज्यसभा में मेरे कुछ भाषणों का राज्यसभा ने ही वीडियो बनाया है। तरीका यह है कि भाषण जो नोट भी किया जाता है वहाँ राज्यसभा के या लोकसभा के या विधानसभाओं में भी ये मैंने व्यवस्था है कि मैंने सदस्य भाषण देता है तो एक तरफ उसका रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, और दूसरे तरफ जो है उसको हाथ से लिखा जाता है। उसके बाद जो है लिखित भाषण सदस्य के यहाँ पे जाता है। इसको अगर आपको लगता है कि जो लिखा गया है, आपके भाषण को नोट किया गया है, उसमें कोई गलती है तो उसको आप सुधार करके भेजिए। सदस्य अगर ज़रूरत समझते हैं तो भेजते हैं, उसको सुधार करके ये किया जाता है। लेकिन कई भाषण ऐसे होते हैं जिनका वीडियो जो है नहीं बन पाता है, तो ये हमारा जो कुछ भाषण जो है वीडियो बना है उसको अपलोड करने की बात जो है हो रही है, तो उसी की शुरुआत कर रहे हैं। आज मेरा पहला भाषण है जिसको हम लोग यहाँ मैंने डाल रहे हैं। पहला भाषण मेरा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में जब हम गए तो पहला भाषण जिसको मेडन स्पीच कहते हैं वो हुआ। अमूमन सदस्यों को बोलने के लिए समय की सीमा निर्धारित रहती है। सदस्य की जो संख्या है और जो विषय है उसके हिसाब से मैंने जो जिस दल के साथ आप आएँ उस दल को समय का अलॉट किया जाता है कि आपको आज इसमें 35 मिनट मिलेगा, इसमें 1 घंटा मिलेगा, और उसी में जो सदन का नेता होता है दल का, वो अपने सदस्यों को बुलवाता है। तो किसी को अगर एक से अधिक आदमी मिले तो समय का बंटवारा हो जाता है। लेकिन जो पहला भाषण होता है सदस्य का और जो अंतिम भाषण होता है जब वो रिटायर करने लगता है, इसमें समय की सीमा नहीं रहती। तो हमारा जो ये भाषण हुआ है, चूँकि पहला भाषण था इसलिए इसमें समय की सीमा जो है हमको नहीं बताई गई। फिर भी सदस्य को वो ध्यान में रखना पड़ता है कि हम बहुत लंबा नहीं करें और जो विषय है उसी के अंदर जो है अपनी बात को कहने की कोशिश करें। तो ये श्रम मंत्रालय का बहस था और जो श्रमिक संगठन हैं, श्रमिकों के लिए जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं उसके अनुसार जो है देश में श्रमिकों को का जो लाभ मिलना है, श्रमिकों को जो सुविधा मिलनी है वो मिल रही है या उसकी कटौती हो रही है, इसी विषय पर और उनकी स्थिति क्या है इस पर जो है हमने अपनी बात रखी थी। ये वीडियो उसी का है। पति महोदय, मैं इस सदन का नया सदस्य हूं और सबसे नया हूं इसलिए कि मैंने 17 तारीख को उठ लिया, लेकिन 1964-65 से मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम कर रहा हूं। अभी हमारे साथी माननीय सदस्य अबू आजमी साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने समाजवादी आंदोलन का 2-3 पुराना नारा जो है यहाँ याद कराया हमको। वही नारा लगाते हुए हम लोग राजनीति में आए थे और उस नारे के साथ साथ एक और नारा था। जो पहला नारा हमने राजनीति में लगाया था कि अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। ये 64-65 का जमाना था जब डॉक्टर लोहिया ने अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन चलाया था और उसी आंदोलन के जरिए राजनीति के में मैं शरीक हुआ था। ठीक उन्होंने कहा, समाजवादी आंदोलन का एक जमाने का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और हमको इस बात का फक्र है कि एक जमाने में जो श्रमिक संगठन इस देश के थे उनका अगुवाई समाजवादी लोग कर रहे थे। आपको स्मरण होगा कि आज़ादी के बाद इस देश में जो 2 बड़े रेल हड़ताल हुए वो समाजवादियों के नेतृत्व में हुए। पहला हड़ताल जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हुआ था, वो 53-54 के जमाने में रेल हड़ताल, पोस्टल डिपार्टमेंट का हड़ताल, और दूसरा हड़ताल जो है वो सन 73 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में हुआ था। आज ऐसी स्थिति है कि समाजवादी आंदोलन का प्रभाव श्रमिक आंदोलन पर और श्रमिक संगठन पर नहीं रह गया है। आज वामपंथी साथियों के हाथ में श्रमिक संगठनों का नेतृत्व है, श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व है।
अभी श्री रंगराजन साहब का भाषण में सुन रहा था, संजीव रेड्डी साहब का भाषण में सुन रहा था। रंगराजन साहब ने बहुत मूलभूत सवालों को उन्होंने उठाया। इस सरकार का दृष्टिकोण क्या है श्रमिकों के बारे में, श्रम मंत्रालय के बारे में। उन्होंने ठीक कहा कि एक कैबिनेट स्तर का मंत्री तक श्रम मंत्रालय में आपने नहीं रखा है। यही आपका परसेप्शन जो है श्रमिक आंदोलन और श्रमिक समस्याओं को लेकर है। रंगराजन साहब बोल रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि आज इस सरकार जो है वो कारपोरेट सेक्टर का हित देख रही है, वो श्रमिकों का हित नहीं देख रही है, कामगारों का हित जो है वो नहीं देख रही है। आज ऐसी हालत हो गई है कि सैकड़ों वर्षों के लड़ाई के बाद इस देश मैंने दुनिया भर के श्रमिक आंदोलनों के संघर्ष के बाद श्रमिकों को जो अधिकार मिले थे, श्रमिकों को जो सुरक्षा मिली थी, वो आज खतरे में है। और ठीक कहा जा रहा है कि आज से 10 साल 15 साल पहले आप श्रमिक समस्याओं से संबंधित मामले जो उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जाते थे, उन मामलों में अदालतों का क्या रुख होता था, आप उसको देखिए। वहां एम्प्लॉयर के पक्ष में नहीं, एम्प्लॉय के पक्ष में जो है फैसले हुआ करते थे। और आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है। आज तो हायर एंड फायर का जमाना है। आज जो संगठित क्षेत्र में मजदूर है, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनको माना जाता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से कहीं ज्यादा सुरक्षा उनको मिली हुई है। और एक लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह सुरक्षा उनको मिली थी। लेकिन आज वो भी असुरक्षित है। अभी बताया जा रहा था, अभी जो सरकार अपना पीठ खूब थपथपा रही है और जोर जोर से ये सरकार दावा कर रही है कि हमारे नेतृत्व में देश का जीडीपी जो है 8% बढ़ रहा है, 9% बढ़ रहा है। लेकिन दूसरे तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है, जिस इकोनॉमी का जो ग्रोथ हो रहा है, वो जॉबलेस ग्रोथ है। बल्कि आंकड़े ये साबित करते हैं कि संगठित क्षेत्र में, चाहे वो माने सार्वजनिक क्षेत्र का मामला हो या निजी क्षेत्र का मामला हो, जो श्रमिकों की, कामगारों की संख्या जो है वो घट रही है। तो ये जॉबलेस ग्रोथ ही नहीं है, ये माने जॉब को निगेटिव करने वाला ग्रोथ है। अभी उपाध्यक्ष महोदय, मैं जमशेदपुर गया हुआ था। आपको मालूम है वहां टाटा का लोहे का बहुत पुराना और बहुत बड़ा कारखाना है। वहां हमारे कुछ रिश्तेदार जो है टिस्को में काम करते हैं। उन लोगों ने बताया कि टिस्को का उत्पादन बढ़ा, वहां मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ उस स्टील के कारखाने का, और फलस्वरूप उत्पादन बढ़ा और काफी बढ़ा। लेकिन जो पुरानी संख्या थी मजदूरों की, श्रमिकों की, काम करने वालों की, वो संख्या घट गई। वहां जो काम करने वाले हैं वो लोग बताते थे कि हम लोगों के सेक्शन में जहां 50 आदमी 60 आदमी बैठते थे, आज वहां 10 आदमी 15 आदमी हैं। वहां बैठने में डर लगता है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। तो इस तरह का विकास जो है देश में हो रहा है। लेकिन हमको आश्चर्य है कि हमारे वामपंथी साथी एक तरफ ये बात तो कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये कारपोरेट सेक्टर के हित को देख रही है, श्रमिकों का हित इसके ध्यान में नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी मजबूरी है कि ये सरकार का समर्थन करें। ये एक अजीब विडंबना है। संजीव रेड्डी साहब बोल रहे थे, देश के बहुत नामी श्रमिक नेता हैं, हम उनका नाम बहुत पहले से सुने हुए थे। आज हमने उनका भाषण सुना और बहुत ही माने श्रमिकों के मूलभूत समस्याओं के ओर उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, सरकार के साथ रहना है। सरकार एक तरफ जो श्रम मंत्रालय है उसका अवमूल्यन कर रही है, एक तरफ श्रमिकों के हित के बदले कारपोरेट सेक्टर का हित जो है साध रही है। लेकिन इनकी मजबूरी है कि वो सरकार का साथ दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये सरकार भी बहुत अजीब है। जब मन में आता है किसी भी सवाल पर आयोग का गठन कर देती है, आयोग रिपोर्ट देता है, लेकिन रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। संजीव रेड्डी साहब ने कहा कि श्रमिकों के समस्या पर बीबी गिरी साहब के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था। एक दूसरे आयोग का भी उन्होंने जिक्र किया। और अभी अर्जुन सेन गुप्ता के आयोग का और उनके रिपोर्ट का बहुत जिक्र होता है। ये कई सदस्यों ने उद्धृत किया कि अर्जुन सेन गुप्ता ने ये कहा कि इस देश के 78% लोग 20 रुपया और उससे कम मजदूरी पर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वो 20 रुपया ही नहीं, उन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा है। मैंने 4 श्रेणियों में उन्होंने बांटा है, 9 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया और 20 रुपया। ऐसे भी मजदूर हैं और उनकी भी संख्या काफी है जो 9 रुपया रोज जो है कमाते हैं। 270 रुपया से लेकर 600 रुपया महीना पाने वाले
और उस पर अपना जीवन बसर करने वाले इस देश के 78% जो है मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में हैं। अब हम आप कल्पना कर सकते हैं कि 270 रुपया महीना में कोई आदमी कैसे अपना जिंदगी गुजार सकता है। आखिर ऐसी हालत क्यों है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं 3-4 दिनों से 17 तारीख से जब से मैंने शपथ लिया तब से मैं लगातार इस सदन में बैठ रहा हूं। अलग अलग विषयों पर सदन में जो चर्चा हुई है उसको मैं ध्यान से सुनता रहा हूं और सारी चर्चाओं के पीछे जो चिंता है वो ये है कि देश की हालत खराब है, गांव की हालत खराब है, किसान की हालत खराब है, मजदूरों की हालत खराब है। आखिर इस स्थिति में देश पहुंचा कैसे? हमको लगता है जब मैं इसकी ओर देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस देश की मूल समस्या का जो जड़ है वह जड़ है कि आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें इस देश में बनी हैं, सारी सरकारों ने देश के संविधान का अवहेलना किया है। आप देश के संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको देखिए, दिशा निर्देशक तत्व है उसको देखिए, श्रमिकों के बारे में उसमें क्या कहा गया है इसको देखा जाए। हम इस बात को जानते हैं कि जो दिशा निर्देशक तत्व हैं, संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है वो जस्टिसेबल नहीं है, उसको लागू कराने के लिए हम अदालत का सहारा नहीं ले सकते हैं। लेकिन वो एक ऐसा दर्शन है, ऐसे समाज का दर्शन है जिसको देश ने माना है और हम आप सब यहाँ बैठे हुए लोग उस संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ खा करके इसका सदस्य जो है बनते हैं और उस संविधान की अवहेलना होती है। उसकी जो आत्मा है वह आत्मा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। जिस समय संविधान सभा बैठी थी उस समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो विषय डाले गए हैं उनको फंडामेंटल राइट के हिस्से में डाला जाए, लेकिन हुआ कि नहीं। इनको अगर फंडामेंटल राइट में डाला जाएगा, देश नया नया आजाद हुआ है, आजादी के समय जो टर्म लॉ देश में आया था उसको हम जानते हैं, हुआ कि नहीं साहब, इससे उलट पुलट वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन स्टेट को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि उसकी सामाजिक नीति, उसकी आर्थिक नीति, उसकी श्रमिक नीति किस ढंग की होगी और यही इन सब चीजों का जिक्र है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले हिस्से में। जो चैप्टर 4 है उपाध्यक्ष महोदय, आप उसमें श्रमिकों के बारे में देखिएगा। उसमें कहा गया है कि उनको सिर्फ लिविंग वेज नहीं चाहिए, जीवन यापन कर सके किसी तरह से, ऐसा ही जो है उनको वेतन नहीं मिलना चाहिए, श्रम के एवज में मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। कहा गया है कि ऐसा वेतन उनको मिलना चाहिए जिससे वो अपने शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से अपने आप को बेहतर बना सके, पौष्टिक बना सके और सिर्फ अपने ही नहीं, अपने बाल बच्चों को बढ़िया से खाना खिला सके, अपने बाल बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सके ताकि उनके बाल बच्चे पढ़ लिख करके इस देश के उपयोगी नागरिक बन सके। उसमें कल्पना किया गया है कि अपने जीवन के संध्या काल में जब देश का श्रमिक रिटायर करता है तो रिटायरमेंट के बाद वो कायदे से इत्मीनान के साथ जीवन व्यतीत कर सके, ऐसी व्यवस्था हो। वो उसका जो खालीपन है उसको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वो भर सके, ऐसी व्यवस्था हो। ये जो है हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि आज जो है 270 रुपया महीना पर 600 रुपया महीना पर 400 रुपया महीना पर इस देश की अधिकांश आबादी जो है जीवन बसर कर रही है। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च शुरू किया था उसके आसपास उन्होंने वाइसराय को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने वाइसराय पर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि इस देश का जो गरीब आदमी है उसकी जो आमदनी है आप जो तनख्वाह पाते हैं उससे 5000 गुना अधिक है। उन्होंने कहा था कि आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि इस देश का जो गरीब आदमी है उससे 5000 गुना ज्यादा आप जो है अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप जो है अपना तनख्वाह ले रहे हैं। आज क्या हालत है? अर्जुन सेन गुप्ता के रिपोर्ट को ही सही माना जाए तो एक तरफ 270 रुपया महीना और दूसरे तरफ उसका कोई अंदाज है। उस समय ये माना जाता था कि जो साधारण आदमी है और जो धनी आदमी है उसके आमदनी के बीच में 5000 गुना 7000 गुना का फर्क था। आज 1 लाख गुना का फर्क है, 1.5 लाख गुना का फर्क है या 2 लाख गुना का फर्क है, ये जो है अंदाज नहीं लगाया गया है। एक से एक शादियां होती हैं इस देश में जिसमें 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया खर्च होता है। और हम आप पुराने जमाने में हम लोगों के यहाँ गांव देहात में शादियों में घोड़ा और हाथी जाता था,
शादी का शोभा बढ़ाने के लिए। आजकल हम लोगों के जैसे लोग जाते हैं, मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, एमपी जाते हैं मेले, उससे उसकी शोभा बढ़ती है। सब उस तरह के आलीशान शादियों में तो यह हालत हो गई है। मैं फिर कहूंगा, इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान का फिर से हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। और आजादी के बाद से जितनी सरकारें बनी है अध्यक्ष महोदय, मुझको यह कहने में संकोच नहीं है कि सब लोगों ने संविधान की अवहेलना की है। संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो दर्शन है, उस पर आघात पहुंचाने का जो है वो काम किया है और सारी सरकारों ने काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्थिक नीति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं उसके जरिए बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा जो देश है वह एक समतावादी देश होगा, समतावादी समाज होगा। कहा गया है कि अर्थ सत्ता पर बाजारू शक्तियों या प्रवृत्तियों का नहीं बल्कि समाज का नियंत्रण और हित साधन होगा। ये कल्पना जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में की गई है। संविधान नीति निर्देशक तत्वों को शासन का मूलभूत सिद्धांत बताते हुए राज्य को निर्देश देता है कि वह कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना अपना कर्तव्य समझे। लेकिन हो क्या रहा है, मैंने उपाध्यक्ष महोदय यह जो है बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे साथियों ने इस ओर आपका ध्यान जो है सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने जो बताया कि जो आमदनी में फर्क है, जो आमदनी में असंतुलन है, ये भयानक है। ये समाज में तनाव पैदा कर रहा है, समाज में हिंसा पैदा कर रहा है। आप देखिए देश का विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था और जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन देश की हालत क्या है? मुझको तो लगता है कि इस देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो अर्थव्यवस्था अनैतिक है। वो अर्थव्यवस्था समाज को पाप की ओर ढकेल रही है। आप देखिए कि लोग किस तरह से भीड़ जो है लोगों को पकड़ करके हत्या कर रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है बलात्कार हो रहा है। जो जिन संबंधों में, निजी संबंधों में सेक्स को भयंकर अपराध माना गया है, आज वो भी सीमा जो है टूट रही है। यह हालत है। भ्रष्टाचार का क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों पर सदन पर उंगली उठती है कि साहब इस सदन के सदस्य भी जो विधायक फंड है सवाल पूछने का है, इस तरह की खबरें जो है अखबार में आई हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था हम चला रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। भ्रष्टाचार का घून जो है इस देश को खा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज डिफेंस मिनिस्ट्री में भी हमने पढ़ा अखबारों में कि साहब वहां जो सियाचिन में हमारे जो सैनिक तैनात हैं, जहां -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उनके शरीर के सुरक्षा के लिए जो सामान उपलब्ध कराए गए थे वो काले बाजार में, जम्मू और कश्मीर के बाजार में बिक रहे थे। वहां जो डीजल का सप्लाई हो रहा था, डीजल निकाल करके उसमें पानी भर दिया गया। अब भला बताइए, जहां भ्रष्टाचार का ऐसा आलम हो, आप कैसे इस देश को बचा सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, अर्जुन सेन गुप्ता ने यह कहा है कि जो मजदूर हैं उनकी बात अगर लोकतांत्रिक ढंग से नहीं सुनी गई तो हथियार उठाने के लिए मजबूर होंगे, नक्सलवाद के रास्ते पर जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि हिंसा के जरिए ये यहाँ का राज्य, यहाँ की इतनी ताकतवर है कि असंगठित हिंसा के जरिए उसको पलटा नहीं जा सकता है। लेकिन एक खतरनाक स्थिति हम लोग पैदा कर रहे हैं। एक विचित्र विडंबना है, अर्जुन सेन गुप्ता के रिपोर्ट में ही एक जगह लिखा गया है जहां 78% लोग 20 रुपया से कम में गुजर कर रहे हैं। इस देश में सरकार जो नोट छाप रही है वो नोट 100 रुपया और उससे ऊपर, 80% नोट जो है 100 रुपया और उससे ऊपर जो है छप रहा है। 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 2 रुपया 1 रुपया का नोट बाजार में दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो 270 रुपया कमाने वाला महीना जो मजदूर है उसके लिए बाजार में नोट भी उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का राज हम चला रहे हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ये आप आग्रह है इस सदन से कि हम लोगों को फिर से, और हम श्रम मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम आप जो श्रम कानून बनाने जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मार्क्सवादी लोग कह रहे हैं, समाजवादी लोग कह रहे हैं या बिहार में ये मजदूर संघ के लोग कह रहे हैं, उनके कहने पर बनाइए। हम सिर्फ आपसे इतना ही मिन्नत करेंगे कि आप संविधान जो कह रहा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको दिशा निर्देश दे रहा है कि मजदूरों की क्या स्थिति होनी चाहिए इस देश में, उनके अनुकूल कम से कम बनाइए। और ये जो आरोप लग रहा है सरकार पर कि सरकार ने मजदूरों के हित को देखना छोड़ दिया है, वह कारपोरेट सेक्टर के हित को देख रही है, इस आरोप से कम बरी हुई है। और दूसरा, हम ये जरूर कहना चाहेंगे इस सरकार से कि सरकार
मजदूरों के प्रति जो उसकी नजरिया है उसमें गंभीरता लाए। और जैसा रंगराजन साहब ने कहा कि कम से कम मैंने ऑस्कर फर्नांडिस साहब के का जो स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है इसको अपग्रेड करके कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा करे, यह भी हम इस सरकार से अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू मिस्टर तिवारी जी।